हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अंकुर वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल द्वारा यूपी का टेट 2025 की तैयारी एकदम फ्री कराई जा रही है और वीडियोज़ भी अपलोड किए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने संक्षिप्त में बात की थी जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण। जो जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण है वो किसने दिया था? तो हमने बताया था आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। किसने दिया था? व्हिटेकर साहब ने, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1969 ईस्वी में आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण दिया था। और सबसे ये जो जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण है, सबसे सर्वमान्य जीव जगत का वर्गीकरण माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जगत थे? तो पहला था हमारा मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था हमारा फंजाई, फिर प्लांटी, और लास्ट में हमारा क्या था? एनिमलिया। कितने थे? 5 थे। मोनेरा, जगत मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा अपना था प्लांटे, और पांचवा एनिमलिया था। क्या था? एनिमलिया। इसकी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। वो क्या था? जीव जगत का वर्गीकरण। ये है पादप जगत का वर्गीकरण। तो हम अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है? विश्व में पाए जाने वाले सभी पादपों को 2 उपजगत में बांटा गया है। कितने उपजगत में बांटा गया है? 2 उपजगत में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 उपजगत हैं? क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। कौन कौन से हैं? क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। फिर क्या किया गया है? क्रिप्टोगेम्स को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। क्रिप्टोगेम्स के 3 क्लासेस और हैं। कौन कौन सी हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये किसके हैं? क्रिप्टोगेम्स को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 3 भागों में। कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। वही उसी तरह से फेनरोगेम्स को भी डिवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या डिवाइड किया गया है? इनको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से। कौन कौन से वो 2 हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो नग्न बीजी, मतलब छोटे, और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी। अब आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स को देखते हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स इस जगत में, क्रिप्टोगेम्स क्या है? एक जगत है। क्या है? इस जगत में पाए जाने वाले सभी पादपों में जीवन के किसी भी अवस्था में पुष्प नहीं निकलते हैं। क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है? इनमें जितने भी पादप पाए जाते हैं, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, जितनी लाइफ साइकिल इनकी होती है, पूरी लाइफ साइकिल में क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं निकलते हैं। क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है? पुष्प नहीं निकलते हैं। इस जगत में जितने भी पादप पाए जाते हैं, उनके पूरे जीवन में पुष्प नहीं निकलते हैं। आगे बात करें, इस जगत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमने बता दिया आपको। तो कौन कौन से हैं? पहले तो बात कर लेते हैं जो क्रिप्टोगेम्स शब्द है, ये किसने दिया था? क्रिप्टोगेम्स शब्द जो है, ये किसने दिया था? क्रिप्टोगेम्स शब्द किसने दिया था? तो क्रिप्टोगेम्स शब्द लीनियस ने दिया था। किसने दिया था?
लीनियस ने दिया था, यूपी कैटेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका। क्रिप्टो गेम्स शब्द किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। अब आगे हम बात करें, अगर आगे बात करें इनके भागों की, इस जगत को कितने भागों में बांटा गया है क्रिप्टो गेम्स को? तो क्रिप्टो गेम्स को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। किसकी बात करते हैं? थैलोफाइटा की। इसके अंतर्गत आने वाले सभी पादप सरल एवं आद्य कोटि के पादप होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं और आद्य कोटि के पादप होते हैं। इनका शरीर थैलस होने के कारण जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। थैलोफाइटा में क्या होता है? इनके जो पादप होते हैं इनमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है। क्या है? जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले सभी पादप क्या होते हैं? जलीय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा में पाए जाने वाले सभी पादप क्या होते हैं? जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इस विभाग के पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब ये जल में ही पाए जाते हैं तो इनका निषेचन भी जले की आवश्यकता होगी, वहीं इनका निषेचन होगा। और इनमें क्या कौन कौन से जीव आते हैं? तो उदाहरण के देख लेते हैं कौन कौन से जीव इसमें आते हैं। थैलोफाइटा में कौन कौन से जीव आते हैं? थैलोफाइटा की बात करें तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें जीव आते हैं शैवाल। कौन? शैवाल। नील हरित शैवाल, कवक, जीवाणु तथा लाइकेन आते हैं। क्या क्या आते हैं? शैवाल हैं। इतने भी शैवाल हैं वो किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। कवक हैं, जीवाणु हैं और लाइकेन जो हैं वो थाइलोफाइटा के ही उदाहरण हैं। आगे हम बात करें अगर, तो कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज है। क्या है? कवक एवं शैवाल के समूह को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल का जो समूह होता है, कवक और शैवाल इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनके समूह को कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और पादप जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्वेश्चन आ सकता है। उसने अगर पूछा कि पादप जगत जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है जल से। कहाँ से हुई है? जल से हुई है, पानी से इसकी शुरुआत हुई है। पादप जगत की शुरुआत पानी से हुई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो थाइलोफाइटा क्या है। थाइलोफाइटा है, इसमें पाए जाने वाले सभी पादप क्या होते हैं? आधे कोटि के होते हैं। इनके संपूर्ण जीवन में क्या होता है? थैलस होता है इनका शरीर। तो इन थैलस होने के कारण इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, ये जलीय होते हैं। इनके ये जड़ तना पत्ती में विभाजित भी नहीं होते हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है पादप जगत की? तो पादप जगत की शुरुआत जल से हुई है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा जगत है। दूसरा जगत क्या है? ब्रायोफाइटा। दूसरा जगत क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा भारतीय बायोलॉजी के जनक, जो हमारी इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, कौन है वो? बायोलॉजी के जनक कौन है? डॉक्टर शिवराम कश्यप। कौन है? डॉक्टर शिवराम कश्यप। डॉक्टर शिवराम कश्यप जी कहाँ हैं? भारतीय बायोलॉजी के जनक हैं। अब बायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले पादपों का शरीर या तो थैलस होता है या पर्डिल होता है। क्या होता है? या तो थैलस होता है या तो पर्डिल होता है। यदि पर्डिल होता है तो असत्य पत्तियां पाई जाती हैं। अगर हल्की मतलब कि पत्तियां निकलती हैं तो उसमें कौन सी पत्तियां निकलती हैं? असत्य पत्तियां पाई जाती हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं? कुछ तो जलीय होते हैं और कुछ स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? हमने पीछे बात की थैलोफाइटा में, तो उसमें सारे के सारे पादप जो थे जलीय होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या है?
कुछ जलीय भी हैं और कुछ स्थलीय भी हैं। और ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसको किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। क्वेश्चन आ सकता है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास होंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको अपने हिसाब से लगाना है। जो मैं बता रहा हूँ, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर। आगे बात करें तो ब्रायोफाइटा में मूल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्या होता है? मूल के स्थान पर क्या पाया जाता है? मूलाभास पाया जाता है। मूल मतलब जड़, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? मूलाभास पाया जाता है। भ्रूण की शुरुआत ब्रायोफाइटा से हुई है। मतलब भ्रूण, समझ रहे होंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ब्रायोफाइटा से ही हुई है। भ्रूण की शुरुआत कहाँ से हुई है? भ्रूण की शुरुआत हुई है ब्रायोफाइटा से। भ्रूण की शुरुआत ब्रायोफाइटा से हुई है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मॉस। क्या है एग्जाम्पल? मॉस एग्जाम्पल है किसका? ब्रायोफाइटा को। हमने बात की थी भी थैलोफाइटा, तो उसमें क्या था? सभी जलीय जीव थे और शरीर थैलस होने की जड़ तना पत्ती नहीं बनती थी। बट ब्रायोफाइटा में थैलस भी हो सकता है, पर्डिल हो सकता है। अगर पर्डिल होता है तो उसमें पत्तियां कैसी पाई जाती हैं? असत्य पत्तियां पाई जाती हैं। और इसी जगत को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। इस जगत को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे जगत की, टेरिडोफाइटा। क्या है? तीसरा जगत है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेमस का सबसे उच्च कोटि का पादप है। जो ये जगत है इसमें कैसे पादप आते हैं? सबसे उच्च कोटि के आते हैं। कैसे? सबसे उच्च कोटि के पादप इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में सबसे उच्च कोटि के पादप आते हैं। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। उनमें क्या होता था? उनमें नहीं होता था, बट इनमें क्या है? टेरिडोफाइटा में क्या है? जड़ तना पत्ती, इनमें क्या होता है? विभाजित होता है, अलग अलग सारा कुछ होता है। इस जगत से ही संवहन बंडल की शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्या संवहन बंडल की शुरुआत किससे होती है? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा से ही संवहन बंडल की शुरुआत होती है। इसमें सभी पाए जाने वाले संवहन बंडल अविकसित होते हैं। संवहन बंडल की तो शुरुआत होती है लेकिन इनका क्या होता है? संपूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, अविकसित होते हैं। क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले संवहन बंडलों में सह कोशिकाएं अविकसित होती हैं। क्या होता है? कोशिकाएं जो होती हैं, सह कोशिकाएं, वो अविकसित होती हैं। संवहन बंडल की तो शुरुआत होती है बट इसमें क्या होता है? अविकसित होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं, सह कोशिकाएं अविकसित होती हैं। जो टेरिडोफाइटा है इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का सर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का सर्प कहा जाता है। और हमने अभी पीछे बात की थैलोफाइटा, और हमने बात की थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या होता था? उसमें जड़ तना पत्ती नहीं बनती थी। और फिर हमने ब्रायोफाइटा की बात की। ब्रायोफाइटा में भी वही होता है बट उसमें अगर पत्तियां पाई भी जाती तो असत्य पाई जाती हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। लेकिन टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा को कहते हैं सर्प। क्या? पादप जगत का सर्प कहा जाता है। पादप जगत का सर्प हो किसको कहते हैं? टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सर्प कहते हैं। टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था होती है, जो टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था है वो क्या होती है? स्क्रोफिटिक। क्या होती है? स्क्रोफिटिक क्या होती है? मुख्य अवस्था होती है टेरिडोफाइटा की। मुख्य अवस्था क्या होती है? स्क्रोफिटिक। एग्जाम्पल क्या है? फर्न है, एजुला। एजुला एक जगती फर्न है, जो फर्न इसका एग्जाम्पल है। अगर एजुला की बात करें तो एजुला एक जगती फर्न है। कैसा फर्न है? एक जगतीय फर्न है एजुला। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं हम
अब हम आगे बात करेंगे। पहले तो हमने बात की क्रिप्टोगेम्स की, जिसमें हमने तीन जगत थे उनकी बात की। कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे फेनेरो गेम्स की। तो फेनेरो गेम्स क्या होता है? इस जगत के अंतर्गत आने वाले सभी पादपों में संवहन मंडल तथा पुष्प व्यक्त होते हैं। क्या होता है उसमें? क्या होता था? टेरिडोफाइटा में स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था? संवहन मंडल स्टार्टिंग हुई थी। बट फेनेरो गेम्स में जो दूसरा जगत है पादप जगत का, जो दूसरा जगत है क्या है? फेनेरो गेम्स। इसमें क्या होता है? इसमें संवहन मंडल तथा पुष्प व्यक्त होते हैं। इसमें क्या होता है? संवहन मंडल भी होते हैं और पुष्प भी बनते हैं। आगे बात करते हैं। तो पुष्प में अंडाशय के उपस्थित तथा अनुपस्थित के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। फेनेरो गेम्स को कैसे बांटा गया है? पुष्प के अंदर अंडाशय का उपस्थिति, किसकी उपस्थिति के अकॉर्डिंग? अंडाशय की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले मैंने बता दिया दो भाग कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं जिम्नो और एंजियोस्पर्म की। पहले तो हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है इसके अंतर्गत आने वाले सभी पादप पुष्प युक्त होते हैं तथा पुष्प में अंडाशय अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सभी पादप क्या होते हैं? पुष्प तो होते हैं, बट पुष्प के अंदर अंडाशय अनुपस्थित रहता है, अंडाशय नहीं पाया जाता है। क्या होता है? अंडाशय नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। पुष्प में अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण फल का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? इसमें जब पुष्प में अंडाशय नहीं है तो फल का निर्माण क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए बीज खुले रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं बीज? बीज खुले रह जाते हैं, इसीलिए इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पाइनो तथा सिकोया। एग्जाम्पल इनके दो हैं, पाइनो तथा सिकोया। क्या है एग्जाम्पल? जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म में फूल बनते हैं। क्या होता है? फूल बनते हैं और अंडाशय क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। इसी वजह से इसमें क्या होता है? फल नहीं बनते हैं, फल का निर्माण नहीं होता है। और बीज खुले ही रह जाते हैं तो कैसे रह जाते हैं? नग्न बीजी। नग्न बीजी होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नग्न बीजी भी कहा जाता है। आगे बात करें, जो जिम्नोस्पर्म है वो सभी कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। सारे जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय होते हैं। आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? आगे बात करें अगर एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म यह पादप जगत का उच्च कोटि का पादप है। क्या है? उच्च कोटि का पादप है। पादप जगत के सबसे विकसित पादप एंजियोस्पर्म में आते हैं। पादप जगत के सबसे विकसित जो पादप हैं, विकसित पादप जो है किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। सबसे विकसित पादप एंजियोस्पर्म में आते हैं। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी पादपों में जड़, तना, पत्ती क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम, पुष्प में अंडाशय तथा बीजांड तथा द्विनिषेचन पाया जाता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है? इसमें सारा कुछ होता है। क्या होता है? सारा कुछ होता है। बीज बनता है, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम और अंडाशय, बीजांड तथा द्विनिषेचन भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये एंजियोस्पर्म में। पूरी तरीके से किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। इसमें पाए जाने वाले संवहन मंडल पूर्ण विकसित होते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? टेरिडोफाइटा से। उसमें अविकसित होते थे संवहन मंडल और उनमें जो सह कोशिकाएं थी वो भी अविकसित थी। लेकिन एंजियोस्पर्म में पूरी तरीके से विकसित होते हैं संवहन मंडल। पूरी तरीके से क्या होते हैं?
पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं संवहन बंडल। एंजियोस्पर्म को बीज पत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को फर्दर दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आगे हम बात करते हैं इनकी, मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है। बात करें अगर मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है, तो आगे हम बात करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकॉट, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होते हैं? एक बीजपत्री क्या होते हैं उनकी बात करेंगे हम। एक बीजपत्री की, एक बीजपत्री की बात करें अगर हम, तो मोनोकॉट। इंग्लिश में बात करें तो इसको, एक बीजपत्री को क्या कहते हैं? मोनोकॉट। इस प्रकार के पौधों में बीज केवल एक ही इस प्रकार के पौधों में बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। क्या होता है? एक बीजपत्री नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनके बीजों में क्या होता है? एक बीज पत्र पाया जाता है। क्या होता है? एक बीज पत्र पाया जाता है। इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जैसे गेहूं नहीं होता है, जैसे गेहूं होता है ना, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ये सब किसके उदाहरण हैं? एक बीजपत्री की। इनमें क्या होता है? एक ही बीज पत्र पाया जाता है और इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या है? धान, जौ, गेहूं। इस तरीके से गेहूं है, इसमें कैसी पत्तियां पाई जाती, इस तरीके से पाई जाती हैं पत्तियां। तो ये क्या है? शिराविन्यास कैसा है? समांतर, समांतर शिराविन्यास इनमें है। कैसा है शिराविन्यास? समांतर शिराविन्यास है। अब हमने बात कर ली एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री में क्या है? एक बीजपत्री में है एक बीजपत्र पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है पत्तियों में। दो बीजपत्री की अगर बात करें तो इस प्रकार के पौधों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। क्या होता है? दो बीजपत्री नाम से ही पता चल रहा है कि दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों में जालिका शिलाविन्यास पाया जाता है। कैसा शिलाविन्यास पाया जाता है? जालिका शिलाविन्यास पाया जाता है। जैसे कि मटर की देख लो, इस टाइप की होती है, हल्की सी गोल सी। चने की देख लो, हल्की गोल सी होती है, जो उनमें क्या होता है, इस तरीके से अगर पत्ती है तो ऐसे करके जालिका जैसा स्वरूप बना होता है। इन पत्तियों को क्या कहते हैं? जालिका शिलाविन्यास। ऐसे ऐसे नसें बनी होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? जालिका शिराविन्यास। जालिका शिराविन्यास इनमें पाया जाता है। और इनके उदाहरण क्या हैं? सभी जो दलहनी फसलें हैं, सभी दालें जो हैं, वो द्विबीजपत्री हैं। कैसी हैं? द्विबीजपत्री हैं, डाइकॉट है। आम, आम आम क्या है? वो भी द्विबीजपत्री है। नीम है, वो भी क्या है? द्विबीजपत्री है। ये सब क्या है? दो बीजपत्री हैं। अगर हम आपको बताएं, एक बीजपत्री मीन्स अगर आप गेहूं बोते हैं, इस तरीके से अगर बोएंगे तो ऊपर इस तरीके से कली निकलती है, इस तरीके से एक निकलती है। बट द्विबीजपत्री में क्या होता है? इस तरीके से ऊपर निकलता है, इस तरीके से निकलता है। ये जड़ें ऐसे होती हैं तो बीजपत्र इस तरीके से लेके ऊपर निकलता है। तो ये कैसे हैं? द्विबीजपत्री हैं। देखो इनके पास द्विबीजपत्र है, इसके पास क्या है? ये सिंपल ऐसा निकल जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जितने भी दालें होती हैं उसमें क्या होता है? ऐसे हाथ से छीलने पे दो दो भागों में अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। जैसे चना लो, चने को जब तोड़ोगे तो दो भागों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। मूंगफली को लोगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी दलहनी फसलें होती हैं वो क्या होती हैं? द्विबीजपत्री होती हैं। तो पिछली क्लास में हम कुछ पॉइंट्स भूल गए थे, तो उनको हम इसमें वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। क्या बोले थे हम? एंजाइम, एंजाइम जो शब्द है क्या है? एंजाइम। बात करते हैं एंजाइम की, एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम, एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटेट में पूछा भी गया है। तो एंजाइम की खोज किसने की थी? तो कोहने ने एंजाइम की खोज की थी। किसने की थी? कोहने ने। कोहने ने एंजाइम की खोज की थी। किसने की थी? कोहने ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कैटेट में कई बार। तो कोहने ने क्या किया था? एंजाइम की खोज की थी। अगर अब बात करें कि हार्मोन्स,
हार्मोन्स एंजाइम कुछ मिलते जुलते वर्ड है ना, तो हार्मोन्स की खोज किसने की थी? हार्मोन्स की खोज, हार्मोन्स की खोज, हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो हार्मोन्स की खोज की थी स्टाइलन ने। किसने की थी? स्टाइलिन ने, स्टाइलिन, स्टाइलिन ने, स्टाइलिन ने, स्टाइलिन ने हार्मोन्स की खोज की थी। किसने की थी? स्टाइलिन ने हार्मोन्स की खोज की थी। अब एक दो पॉइंट और बचे हैं, उनकी मैं भी बात कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम के किसकी बुक है? जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है इसके लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। कौन है? थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस साहब हैं। थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है, एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कैटेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी है? जेनेरा प्लांटेरम। कौन सी है? जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरम के लेखक हैं बेंथम और हुकर। कौन कौन है? दो वैज्ञानिक हैं, बेंथम और हुकर। ये पूछी गई है, जो बुक है ये पूछी गई है बेंथम और हुकर की है। किसकी है? बेंथम और हुकर। मैं भूल गया था, पिछली बार हमने डिस्कस नहीं की थी। बेंथम और हुकर साहब हैं। हुकर कौन है? बेंथम और हुकर हैं। किसके? जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? बेंथम और हुकर। एक और बुक है, एक बुक और है, वो कौन सी है? वो आपकी बुक है फिलॉसफी जूलॉजी, फिलॉसफी जूलॉजी। अब बात करते हैं अगली बुक जो है फिलॉसफी जूलॉजी। इसके लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी जूलॉजी, फिलॉसफी, 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 फिलॉसफी जूलॉजी, 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 फिलॉसफी जूलॉजी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं लेमार्क साहब। कौन है? लेमार्क साहब। कौन है? लेमार्क साहब क्या हैं? फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक हैं। ये तीन चार बुकें बहुत ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कैटेट के एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारे चैनल द्वारा यूपी कैटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है, और आप लोगों को 15 मार्च तक कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।